हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलो, तो मैं आपका एसडीपी सर और चैनल P100 फिजिक्स। ओके, तो कुछ समय पहले यानी कि 2019 या 2020 की बात था बेटा कि नीट में एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का कि नीट में जिसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। देखना पेपर, या तो वह 2019 की बात है या तो 2020 की बात है। और संजोग देखो कि उसी साल आईआईटी में उसमें से 3 क्वेश्चन आए एक चैप्टर में से। चैप्टर कौन सा था? नाम बताओ, नाम बताओ। हम बताएं? सर्कुलर मोशन, है ना? सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन अभी हम लोग का क्या चल रहा है? P100 फिजिक्स। ओके, तो यदि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो मजा आएगा, आप नीट के हो, आईआईटी के हो, तो ज़बरदस्त धमाका करने जा रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं है यह किसी चैप्टर की पढ़ाई नहीं बेटा, यह उस चैप्टर की धुनाई करने जा रहे हैं। धुनाई जानते हो ना? तो जैसे वो धुनिया लोग नहीं होते हैं, रजाई गद्दा भरते हैं तो रुई को धुनते हैं तो एक एक सूता अलग अलग हो जाता है। तो वही हम लोग जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई नहीं, धुनाई करने। किसकी? सर्कुलर मोशन की। तो यह अभी सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 होने जा रहा है। आज शुरू करने जा रहा हूँ बेटा पार्ट 1। अब इससे पीछे आप क्या क्या हो चुका है अभी आज के डेट में, तो आप पढ़ चुके हो P100 फिजिक्स पे, आप पढ़ चुके हो ये 1D। तो 1D में शायद आ गया है 9 पार्ट 1D में। छोटे वीडियो हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं, बड़े नहीं हैं। तो 9 पार्ट हो गया है 1D। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बच्चों के लिए दोनों चल रहा है एक साथ। और नीट और आईआईटी जिनको देना बेटा, उनके लिए पूरा कंप्लीट फिजिक्स उनके साथ में। तो 3 घंटे में आपको पूरी फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी क्या क्या इस चैनल पे आ चुका है, कौन कौन सा एपिसोड आ चुका बेटा? तो आपका आ चुका है 1D। 1D में आज के डेट में हो गए हैं 9 एपिसोड, 9 लेक्चर आ चुके हैं। प्रोजेक्टाइल इसके बाद में 1D के बाद में आया है। प्रोजेक्टाइल का भी 2 एपिसोड आए हुए हैं। और सर्कुलर मोशन भी मैं आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि एक साथ कम से कम फर्स्ट ईयर के 2 या 3 चैप्टर चलते रहें और सेकेंड ईयर वाले कोर्स में भी 2 या 3 चैप्टर चलते रहें। तो सेकेंड ईयर में क्लास 12th वाला से जो सिलेबस हम लोगों का है उसमें कौन सा चल रहा है? उसमें चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर आ चुका है और कैपेसिटर का 11 लेक्चर आ चुका है, 11 पार्ट आ चुका है कैपेसिटर का, है ना? वहाँ पर बच्चों की डिमांड पर हमने पहले कैपेसिटर पढ़ाया था, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि कैपेसिटर कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे, इसलिए हमने पहले कैपेसिटर पढ़ाया था। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर बेटा आ चुका है और कल आने वाला है लेक्चर सेकेंड। तो ये पूरा मीन्स कि अब देखो, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें से 3 चैप्टर एक साथ चल रहा है। कौन कौन? 1D, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन आज शुरू हो रहा है। और सेकेंड ईयर के पार्ट में कौन सा चला बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर चल रहा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में 4 या 5 वीडियो और आएगा, उसके बाद कैपेसिटर पूरा हो जाएगा। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड सिंपल सर्किट, किरचॉफ्स लॉ वगैरह जहाँ पर है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए चलिए तुरंत स्टार्ट किया जाए। हाँ, जब आप पढ़ रहे होंगे, आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़िएगा, आगे पीछे भगा के नहीं पढ़िएगा, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। और इसके बाद में अब आपके की जो भी टेंशन थी फिजिक्स की वो समाप्त हो गई इस चैनल पे आकर के। ओके, आप लकी हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद में मैं एसडीपी सर, आपका एसडीपी सर, मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने आया हूँ। अदरवाइज बहुत हाई फीस पर बच्चों को केवल ऑफलाइन पढ़ने को मिलता था, बाहर के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ओके, तो आप लकी हो। ओके, चलो, तो अच्छी तरह से पढ़ने और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज ये पहला एपिसोड सर्कुलर मोशन का बेटा पे पहला एपिसोड जम करके फिजिक्स सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, कहाँ से शुरू होती है, आइए चलिए वहाँ से देखते हैं। तो एकदम बेसिक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और पहुँचाऊँगा उस लेवल पर जहाँ से आगे आपको फिर जानने की ज़रूरत नहीं है अपने आईआईटी और नीट को क्वालिफाई करने के लिए, या इंडिया का कोई भी एग्जाम है जिसमें फिजिक्स का पेपर है, या ग्लोबल स्तर पे कोई एग्जाम है जिसमें फिजिक्स का पेपर है, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक। ओके, कम ऑन पॉइंट। तो क्या है? सर्कुलर मोशन टॉपिक बेटा, सर्कुलर मोशन। तो पहली बात यह है कि सर्कुलर मोशन जानते हो क्या होता है? या पहले पीछे वीडियो में पढ़े ना 1D में। तो मोशन क्या होता है बेटा? जब भी कहीं पर कोई भी बॉडी की टाइम के रिस्पेक्ट में, जब भी कहीं पर कोई बॉडी समय के सापेक्ष या टाइम के रिस्पेक्ट में अपने स्थान को बदलती है, यानी कि जब उसका पोजीशन बेटा समय के साथ चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं बॉडी मोशन कर रही है।
तब क्या बोलते हो कि बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी मोशन में है। ओके, फिर से बोलिए, हाँ फिर से बोलो कि जब कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष कोई वस्तु अपने स्थान को बदलती है या उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ बदलता है तो कहते हो कि बॉडी ये मोशन में है, कहते हो ना। अच्छा, अब मोशन कितने टाइप के होते हैं? तो मोशन होते हैं 3 टाइप के, 1D, 2D, 3D। 1D जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती है, सीधे स्ट्रेट जा रही होती है, बस तो स्ट्रेट आ रही है या जा रही है, या नहीं तो सीधा हमने किसी वस्तु को सीधा ऊपर थ्रो किया है, वस्तु ऊपर गई है, सीधा आई है, मतलब जब एक एक्सिस केवल बदल रही होती है, आइदर एक्स और वाई और जेड, तो कहते हो उसको क्या बोलते हो? 1D। अब जब कोई भी 2 बदल रहे होते हैं, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड या चाहे जेड एक्स, तो कहते हो कि यह 2D है। और जब कभी तीनों बदल रहे होते हैं एक ही साथ में तो कहते हो कि यह 3D है। नाउ द क्वेश्चन कि जो सर्कुलर मोशन जिसको जानते हो सर्कुलर मोशन, तो ये किस में बिलोंग करता है? या 2D का है कि 1D का है कि 3D का है ना? ये किसका है, किस में बिलोंग करेगा? जल्दी बोलिए, बोलो ना, किस में बिलोंग करेगा? 2D, पक्का 2D करना ही है। क्या 3D भी होगा? हो सकता है, इट में ऑल्सो लाइज इन 3D में भी हो सकता है। कहोगे कैसे? तो एग्जाम्पल ले लो, ऐसे ले लो, एक रस्सी ले लिया, ले लो रस्सी ले लो, एक मांस बांध दो, उस पर बांध दिया, दूसरे रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लो, पकड़ लिया, एंड जस्ट रिवॉल्व अराउंड द हेड, घुमाओ, इसमें चक्कर लगाओ जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे घुमाओ, घुमा रहे हो, कीपिंग हाइट कांस्टेंट। तो z is the constant. Suppose this wall is the blackboard is the x-axis and the perpendicular is that this is the y-axis and the line joining these two walls, yes you can consider this is the z-axis। यानी ऊपर क्या मान लिया? z-axis। ओके, तो जब इस घुमा रहे हो तो z वर्टिकल माने हो ना ऊपर, तो z को क्या ले लिया? कांस्टेंट। अब क्या बदल रहा है? x एंड y, 2 बदल रहे हैं, x और y बदल रहे हैं। तो x और y यानी कि यह मोशन किस में हो रहा है? x और y में हो रहा है। अच्छा, यदि हम ऐसे घुमाएं तो x ऊपर जा रहा है, देखिए ये x ऐसे जा रहा है तो ये x, ऐसे जा रहा है तो ये x, ऊपर गया तो z, तो x और z में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ऐसे घुमाऊं तो इधर y माना गया है तो y बदल रहा है, ऊपर गया तो z है तो y z बदल रहा है। तो देख रहे हैं कि जब सर्कुलर मोशन इस रस्सी को हम घुमा रहे हैं तो केवल 2 बदल रहे हैं ना, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स। मीन्स कि दिस इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ द 2D मोशन। इसमें 2 कोऑर्डिनेट बदलते हैं। अब कहेंगे कि ये तब 3D कब होगा? सोचोगे ना कि अब सोच रहे हैं कि 3D कब होगा? होगा भाई, कैसे? चलिए, अब इस ना x के पैरेलल घुमाइए, ना y के ना z के। क्या करिए? x और y के बीच घुमाइए। चलिए घुमाइए, चलिए लो बेटा, ऐसे रस्सी लीजिए, हाँ दिख रहा है हैंड, देखिए घुमाइए इसे, ऐसे ले जाइए। तो देखो, जब ऐसे जा रहा है तो x दीवाले x है, ये y है, तो जब ऐसे जा रहा है तो x y दोनों बदल रहे हैं, और जब ऊपर उठा तो z बदल रहा है, तो x y z तीनों बदल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि 3D में बिलोंग किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 2D का एग्जाम्पल तो बेस्ट है, लेकिन 3D में भी यह घुमाया जा सकता है, 3D में भी यह रह सकता है। तो क्या बना? ये 2D भी है और 3D भी है। जब कभी भी ऐसा मोशन होता है तो उसको कहते हो ना, क्या? उसी को कहते हो मोशन इन प्लेन। क्यों भाई? मोशन इन प्लेन, प्लेन हमेशा 2D से बनता है, 2 कोऑर्डिनेट से बनता है, चाहे कहते हो एक्स वाई प्लेन, चाहे वाई जेड प्लेन, चाहे जेड एक्स प्लेन, होता है ना। अच्छा, अब प्लेन इनके बीच भी बन सकता है, 3D में भी प्लेन बन सकता है, कोई भी प्लेन 3D में भी बन सकती है। ओके, तो इसलिए वेक्टर में 3 आते हैं, एक्स वाई जेड तीनों आते हैं, तो 3 भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मोशन इन प्लेन। तो देयरफॉर द सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। ओके, अच्छा, क्या और कोई देखे हैं मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल? क्या मोशन प्लेन का एग्जाम्पल कोई और है? हाँ है, अभी पीछे चल रहा है ना चैप्टर, स्टार्ट हो गया है, 2 लेक्चर आ चुके हैं बेटा, 2 लेक्चर हो चुका है उसमें। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दिस इज आल्सो लाइज इन 2D।
मतलब बेटा ए भी 2D का है, लेकिन इट मे आल्सो लाइज इन 3D, तो 2D एंड 3D, और इसको कंबाइंड वे में मिला के क्या बोलते हो? ओके, व्हाट इज द एग्जांपल? मोशन इन प्लेन। क्लियर? तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। ओके, तो ये हुआ कि सर्कुलर मोशन किस में लाइज करता है। सवाल ये है कि यह तो ये बात हुई कि सर्कुलर मोशन किस प्लेन में होता है ना, तो इसे एग्जांपल है मोशन इन प्लेन का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है? हाँ, सर्कुलर मोशन होता क्या? बस है आपके दिमाग में? बिल्कुल है, बस ये सोच रहे हो कैसे बोलेंगे, क्या कहें ना। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, एक लाइन आपको लिखना, सर्कुलर मोशन क्या होता है। हाँ, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसे एक लाइन केवल लिखना, सर्कुलर मोशन लिख दो जल्दी, क्या होता है जो मन में आए लिखो, जल्दी से जो मन में आए लिखो, लिखो जल्दी, एक लाइन लिख दिया। क्या लिखा? यही लिखे हो या कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है भाई? सर्कुलर मोशन, या लेट स्पीड बी कांस्टेंट और बी कांस्टेंट और वेरिएबल and direction changes continuously. Okay, then it is called circular motion. Okay, तो then it is called circular motion. Yeah, तो this is the circular motion. अब सर्कुलर मोशन को हम यहाँ कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिफिनीशन सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो कहीं पर भी यदि ऐसा हो कि लेट स्पीड बी कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि स्पीड चाहे कांस्टेंट हो या चाहे स्पीड वेरिएबल हो, यानी कि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, यानी कि समय के साथ हुआ वेरिएबल हो न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन यदि उसका डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, यदि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रहा हो, कंटिन्यू चेंज हो रहा हो ना, तो उसे कहोगे ना, तो कहोगे चेंजेस कंटिन्यूसली, देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड एक शब्द और जोड़ दो, क्या? एक बात इसमें और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? एंड ए फोर्स, एक शब्द ये बहुत जरूरी है, एंड ए फोर्स बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, ये लाइन तो कतई नहीं भूलना, एंड ए फोर्स बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तुम्हारे एग्जाम में ये लाइन कई बार ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करके पूछी जा चुकी। ये लाइन कैसे पूछा? इस तरह से पूछे थे कि कहीं पर एक बॉडी मोशन कर रही है और जो एक फोर्स है वह वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, तो बताओ कि वह किस टाइप का मोशन है। अब एक क्वेश्चन बन गया। कई बार इस लाइन पर क्वेश्चन आया। याद करो, रेड पेन मारो, रेड पेन से निशान मारो जल्दी डिफिनीशन पर। इस पे परपेंडिकुलर शब्द रहे, पक्का है या ये ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी पूरी लाइनों में ये है, किसके? वेलोसिटी के, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा क्या बना रहे? बोलो 90 रहे। मीन्स ये है फोर्स, खींचो डायग्राम, एक फोर्स और वेलोसिटी, ये फोर्स, ये एंगल कितना? एंगल ना 90 डिग्री। बनाओ, जल्दी बनाओ। एक फोर्स F, वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90, हमेशा। तो जब ये रहेगा हमेशा, तो मोशन होगा पक्का सर्कुलर मोशन ही होना है उसको।
तैयार हो गया? फैंटास्टिक, आ जाओ। चलो डिफिनीशन हो गया बेटा। तो ये था डिफिनीशन इसका। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं। अब सर्कुलर मोशन वैसे तो जानते ही भाई सर्कुलर मोशन क्या है, तो ये साइंस इसका जो है ना वो साइंटिफिक वे में कैसे डिफाइन करेंगे उसको ना, एक्यूरेट फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द डिफिनीशन। आज कहोगे कि जब कोई वस्तु, हाँ सिंपल वे में समझ लिया जाए कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से मोशन कर रही होती है कि उसका स्थान किसी विशेष बिंदु से, किसी फिक्स बिंदु से हमेशा हमेशा कांस्टेंट बना हो, हमेशा कांस्टेंट बना हो, उसका ना उसका डिस्टेंस यानी कि उसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट बनी हुई हो, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, हाँ कि उसकी मीन्स कंटिन्यू क्या हो रहा, ये सब बात की बात है, ये सब आगे आने वाला अभी एपिसोड में। लेकिन पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो क्या होता है बेटा, जब कोई वस्तु इस प्रकार से मोशन करे, जब कोई वस्तु इस प्रकार से मोशन करे कि उसका स्थान किसी विशेष फिक्स बिंदु से, निश्चित बिंदु से हमेशा कांस्टेंट हो, तो कहते हो सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो अब रोटेशन किसे कहते हो? इसको कहते हो हिंदी में कहते हो घूर्णन गति। तब वो क्या होता है, आइए हिंदी में बोलते हैं ना, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति और घूर्णन गति। तो फिर घूर्णन गति क्या होगी, रोटेटरी मोशन तब क्या होगा? तो दोनों में अंतर कहाँ पर है? तो अब आएगा एपिसोड में रोटेटरी मोशन, रिजिड बॉडी ना डायनामिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनो, रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन में क्या अंतर हुआ? जब वह निश्चित बिंदु वस्तु के ऊपर रहता है, क्या बोला अभी कि जब वह निश्चित बिंदु वस्तु के ऊपर होता है तो वह घूर्णन गति कहलाता है। यानी कि घूर्णन गति जब हो रही होती है, यानी कि रोटेटरी मोशन हो रहा होता है, यानी कि रोटेशन जब हो रहा होता है तो वह निश्चित बिंदु वस्तु के ऊपर होता है। और जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो वह जो निश्चित बिंदु बोला हूं मैं अभी, वह वस्तु से दूर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैन, सीलिंग फैन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेशन कर रहा है? अब क्या कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेटरी मोशन कर रहा है? रोटेटरी मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन यदि कहीं पर इसके ना इसकी ब्लेड पर कहीं पेन से निशान मार दो, कहीं पर पेन से निशान लगा दो उस पर, तो जो पेन का निशान लगाए हो ब्लेड पर, पंखे पर, कहीं पर भी, वो क्या करेगा? देखोगे कि वह जो घूमेगा, अब मान लो उसको फैन ऑन कर दो, देखो तो वह क्या करेगा, एक सर्किल बनाएगा ना। तो क्या दिखा है वो, उसका पाथ कैसा दिखा? वृत्तीय। तो क्या कहोगे, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मीन्स कि जब कोई वस्तु रोटेटरी मोशन कर रही होती है, घूर्णन गति कर रही होती है, तो उसकी सभी मालिक्यूल जितने भी मालिक्यूल ले सकते हो, या यूं समझो कि उस वस्तु पर ना डिफरेंट जगह पर क्या करो, पेन से निशान लगा दो, डॉट बना दो, बिंदु बना दीजिए, तो सभी बिंदु क्या कर रहे होंगे? वृत्तीय गति। मीन्स कि जब वस्तु रोटेटरी मोशन कर रही होती है, घूर्णन गति कर रही होती है, तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं? घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रोटेटरी मोशन केवल एक ही मॉलिक्यूल नहीं कर रहा होता है जो एक्सिस के ठीक नीचे होता है, एक्सिस पर होता है, केवल वही नहीं कर रहा होता है, बाकी उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे होते हैं। तो एक बाद एपिसोड में देखा जाएगा बेटा। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, तो पहले आ जाइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो बात हो रही थी सर्कुलर मोशन। अभी जो हम लोगों ने डिफिनेशन लिया, क्या सर्कुलर मोशन का हम लोग डिफिनेशन लिया ना कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु, अभी हम लोग बोले कि जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से मोशन करती है कि उसका स्थान किसी विशेष बिंदु से हमेशा कांस्टेंट रहता है समय के साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वह सर्कुलर मोशन है। कैसे? आ जाएगा। सपोज कर बेटा
कि एक साइकिलिस्ट है, एक लड़का साइकिल चला रहा है फील्ड में, ग्राउंड में साइकिल चला रहा है। चलो अब यह इस समय यहाँ पर है, मैं कहूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, तो एक लाइन ड्रा कर दो सीधा। कहीं पर भी किसी भी वस्तु का पाथ यदि पाथ मीन्स रास्ता, पाथ कहीं पर भी किसी भी वस्तु का दिखाई दे यानी कि दिया हुआ हो और किसी भी बिंदु पर हमको वेलोसिटी की दिशा बतानी हो यानी वेग की दिशा बतानी हो, तो उस बिंदु पर केवल और केवल क्या किया जाए ना, एक स्पर्श रेखा यानी कि एक टेंजेंट खींच दिया जाए। टेंजेंट का डायरेक्शन, स्पर्श रेखा का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया टच करता हुआ सीधा स्ट्रेट लाइन, ये वेलोसिटी हो गई। अब ये जब साइकिलिस्ट यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी यहाँ हो गई, होगी ना। जब ये यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी देखो बेटा इधर हो गई, जब यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी इधर हो गई। हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी क्या है, वो सब बात की बात है, हम केवल उसकी क्या ले रहे हैं, दिशा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो माइंड हियर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेज, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेज। ओके, वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंजेज, देख रहे हैं वेलोसिटी कंटिन्यूस बदल रही है, डायरेक्शन हम कंटिन्यूस बदल रहा है। अब बात रही कि वह निश्चित बिंदु कौन सा है। यहाँ पर एक बिंदु है जिसको कहते हो केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंटर, तो सेंटर ना बेटा, सेंटर। और कभी भी देखोगे इसकी डिस्टेंस तो दिस इज द रेडियस ऑफ आर, तो देखो हमेशा कांस्टेंट है ना, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ भी आर है, हर जगह तो आर ही है ना। ये दूरी क्या बन गई, आर का मान क्या बन गया, कांस्टेंट, यानी कि वस्तु हमेशा क्या है, एक फिक्स बिंदु से हमेशा कांस्टेंट दूरी पर है। यह रेडियस, यह सेंटर। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हो, सर्कुलर मोशन कहते हो, वृत्तीय गति कहते हो। वृत्त पे जब गति हो रही होती है उसे वृत्तीय गति कहते हो। और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आया है कि रिक्वायर्ड कंडीशन है अवश्य ही एक फोर्स होगा, अवश्य ही एक फोर्स होगा और जो वेलोसिटी के हमेशा ही 90 डिग्री पर होगा। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़े कि एक फोर्स परमानेंट लगा हुआ हो, एक फोर्स परमानेंट लगा हुआ हो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर, तो कहोगे कि यह सर्कुलर मोशन अवश्य कराएगा, अवश्य कराएगा। अब यह मैग्नेटिज्म में भी है, चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पर भी आएगा ना, वहाँ पर भी आएगा। मैकेनिक्स में तो सर्कुलर मोशन में है ही, देख रहे हो ना। तो दिस इज द सर्कुलर मोशन। अब सवाल ये है बेटा, अच्छी तरह से समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट को, स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखते जाइएगा। सर्कुलर मोशन के जितने भी एपिसोड होंगे यानी जितने भी पार्ट होंगे, हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो। तो मैं बेसिक सर्कुलर मोशन कहाँ से शुरू होता है और फिर IIT एडवांस के आगे ना कि हम लोग पूरे न्यूमेरिकल्स को सारा सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप को आपको देखते जाना है ना। यूँ समझिए कि ये P100 फिजिक्स आपकी एक नोटबुक है, डेली उसको उठा करके ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिस्टमैटिक उसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। ओके, और पीछे प्रोजेक्टाइल 1D ना पूरा कोर्स सब पढ़िए उसको फर्स्ट क्लास। आइए चलिए बेटा, अब है पॉइंट हम लोग का यहाँ पर कि यह क्या, यह फोर्स हमेशा आवश्यक है। हाँ आवश्यक है हमेशा, बिना इसके सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अब कहोगे ऐसा क्यों, यानी कि सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा जरूरी है एक फोर्स अवश्य होना चाहिए, बिना उसके सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। अब एक्चुअली तो ये सब हो क्या रहा है, आओ चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं। ये फिगर नोट कर लिया, क्लियर हो गए। आओ चलो अब हम दिखाते हैं इसकी, हम लोग को इसकी पढ़ाई ही के नहीं केवल करनी है ना, हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको धुनाई करनी है उसकी ना, एक एक सूत्र अलग हो जाने, जैसे रुई नहीं होती अलग अलग हो जाती है, ठीक बेटा वैसे ही पूरे चैप्टर की। मीन्स क्या, क्यों, कैसे, ताकि पूरा ना पूरी सीन आपकी सर्कुलर मोशन की आपकी आंखों के सामने से यूं दिखाई दे फर्स्ट क्लास का। चलो अब आ जाओ। अब जो बेटा यहाँ पे
बात करते हैं वेलोसिटी की। आ जाओ जरा समझिएगा सिस्टमेटिक सारी चीज़ें। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो वेलोसिटी बराबर कह सकते हो ना कि मॉड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब कहते हो तो वेलोसिटी वेग वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, क्या क्या? मॉड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मॉड ऑफ वेलोसिटी दिस, बिकॉज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन। बेटा दो चीज होती है वेलोसिटी में, दो चीज होती है। जब कहते हो वेलोसिटी तो वेलोसिटी में दो चीज होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर क्या, अब इसी को कहते हो स्पीड। व्हाट इज दिस स्पीड? तो कहते हो स्पीड प्लस डायरेक्शन कह सकते हो बेटा, स्पीड प्लस डायरेक्शन कह सकते हो। ओके 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 आओ अब कहते हैं हम कि वेलोसिटी बदल रही है। आप कहोगे कि वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी कितने तरह से बदल सकती है? यहां पर वेलोसिटी के बदलने की चांसेस क्या क्या हैं? वेलोसिटी चेंजेज बाय मीन्स ऑफ। ओके नंबर 1, ऐसा संभव है कि केवल भाई देखो वेलोसिटी किससे मिलकर बनी है? दो चीज़ों से, स्पीड प्लस डायरेक्शन मीन्स दिस स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यू कैन से दैट वेलोसिटी चेंजिंग। ओके नंबर 1, केवल यह बदले और यह कांस्टेंट रहे। मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड वेरिएबल हो और एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ये नहीं मतलब कि हम यह हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए लिख रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं कि इन जनरल में वेलोसिटी कितने तरह से बदल सकती है। तो आओ नंबर 1 तो ये हो सकता है कहीं पर ऐसा हो कि कहोगे कि वेलोसिटी चेंजेस बाय द मीन्स ऑफ स्पीड इक्वल टू वेरिएबल हो जाए। स्पीड क्या रहे? स्पीड क्या बेटा? वेरिएबल। स्पीड बदल रहा हो, ये बदल रहा हो और ये कांस्टेंट हो। लेकिन एक चीज़ है कि जब यह कांस्टेंट हो जाए तो सर्कुलर मोशन तो हुआ नहीं। तो बट नॉट, तो ऐसे केस में वेलोसिटी तो बदलती है लेकिन वो सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो बट नॉट सर्कुलर मोशन, तो बल्कि क्या होता है? वह हो जाता है 1D होता है वो। एग्जाम्पल ना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल ऑफ 1D। एक तो वेलोसिटी ऐसे बदलती है। नंबर 2 बोलिए। नंबर 2 इसका उल्टा कर दो। स्पीड ना, स्पीड क्या बना रहे? स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए और डायरेक्शन को वेरिएबल कर दिया जाए। चलो और क्या रहे बेटा? डायरेक्शन क्या रहे? वेरिएबल। एक दूसरा पार्ट ये हो सकता है, दूसरा टाइप माइंड हियर कितने तरह से बदल सकते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्ट 3। आ जाओ तो कहाँ पे लिखा जाए? आ जाओ बेटा इधर लिखते हैं। हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब नंबर 3 में क्या हो सकता है बोलिए? बोथ वेरिएबल मीन्स क्या? स्पीड भी वेरिएबल और क्या? डायरेक्शन भी वेरिएबल। दोनों बदल रहे हो गया। फंटास्टिक। चलो तो अब वेलोसिटी कहते हो कि वेलोसिटी बदल रही है। बहुत ही डीप में समझना बेटा, चैप्टर बिल्कुल कमांड हो जाए चैप्टर पे ना, एकदम ग्रिप में रहे। तो बीच में कुछ लाइन छोड़ दोगे तुम ना, तब कमांड कैसे होगा? तो पूरा कमांड करना है ना अच्छी तरह से। चलो तो कहीं पर भी कहते हो कि वेलोसिटी बराबर क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन है। अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है,
तो वेलोसिटी कैसे कहोगे बदल रही है? इतने तरीके हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसमें से पहला वाला जो है वह सर्कुलर मोशन में लागू नहीं होता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदल रहा है, तो लागू हुआ नहीं पहला वाला, ये 1D में हो गया पहला वाला। लेकिन 2 नंबर देखना, ध्यान देना, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और यह 3 नंबर किसके लिए है? 2 नंबर और 3 नंबर किस में लागू होगा? सर्कुलर मोशन में 2 नंबर 3 नंबर लागू होगा। याद है ना? याद रहेगा ना? क्योंकि हम मिटाने के बाद आगे बढ़ रहे ना बेटा, मिटा रहे हैं, नोट कर लो जल्दी से। 2 नंबर 3 नंबर। अब यहीं पे एक बात और बोल दिया जाए, देखो जब ये वाला होगा 2 नंबर, जब रहेगी स्पीड कांस्टेंट, जब रहेगी स्पीड, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, जब रहेगा स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन वेरिएबल, तब ना, तब ऐसे केस में कहते हो क्या? लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गए? आ जाओ यहाँ पे देखो, अब इसको देखना, जब दोनों बदल रहे होते हैं, स्पीड भी वेरिएबल, डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो बदलना ही है, तो स्पीड भी वेरिएबल, डायरेक्शन भी वेरिएबल, तब जानते हो इसी को कहते हो ना, क्या क्या कहते हो? ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अब यहां से 2 बातें हो गई, अब यहां से 2 बात हो गई कि सर्कुलर मोशन अब यही क्लियर हो गया इसी में कि सर्कुलर मोशन 2 टाइप का होगा भाई। सर्कुलर मोशन में ना डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा, तो वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी जब कहोगे, नाम लोगे वेलोसिटी का, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो हमेशा हमेशा बदलेगी, वो चाहे यूनिफॉर्म हो या चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। क्योंकि देख रहे हैं ना, देखो डायरेक्शन वेरिएबल और वहाँ भी है डायरेक्शन वेरिएबल, तो डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा, चाहे वो जैसा वाला भी हो। तो इसका फैसला कैसे होगा कि वह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो इसका फैसला केवल एक ही चीज से हो रहा है, किससे? स्पीड से। देखना, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड वेरिएबल, तो इसका फैसला मात्र एक से होता है, स्पीड से। यानी कि सर्कुलर मोशन किस टाइप का होगा, यह बात इस पर डिपेंड करेगी कि उसका स्पीड कैसा है। यदि स्पीड बदल रहा है, यदि स्पीड वेरिएबल है, स्पीड बदल रहा है, यानी कि चाल परिवर्तित हो रही है, तो परिवर्तित हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और यदि उसकी चाल यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वह यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक समान वृत्तीगत और एक समान वृत्तीगत, और इसको असमान वृत्तीगत, असमान और यह एक समान। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर हो गया? नोट कर लिया? आओ आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये सारे पॉइंट ना ये सब नोट होते रहे और याद रहे, क्योंकि अब इन्हीं को लेकर के आगे डिस्कस हम करने जा रहे हैं, इसे धुनाई करने जा रहे हैं हम लोग सर्कुलर मोशन की। ओके, चलो तो नोट कर लिया वो सब? नोट कर लो जल्दी। क्लियर हो गया? आओ ना, वीडियो को रोक करके नोट कर लो जल्दी से फटाफट सब, जहाँ तक हो गया वहाँ तक क्लियर हो जाए, तब फिर उसके आगे चलो। अब इसके बाद हटा, अब इसके बाद पॉइंट अब क्या है, तो अभी हम लोगों की बात आई है सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं ना। तो चलो, सर्कुलर मोशन कितने टाइप होते हैं, तो अब एक बात तो अभी क्लियर हो गया। अभी बहुत सारा है ना, अभी की सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फिर ना बहुत सारी चीज़ें कितनी बदलती है, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब बहुत लंबा है, लेकिन सीधे आगे नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप ना, इतना मजबूत बनाओ कि ज़िंदगी में कभी भूले नहीं। आओ चलो,
चलो देखो बेटा, तो अब बात तो एक हो गई, तो एक बार फिर से जरा सा लिख दो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दिया, और यहाँ पे लिख दो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दिया। ओके बेटा, चलो आ जाओ। देखो अब इसके पास अब एक चीज़ तो साफ साफ नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड बराबर क्या रहा बेटा, कांस्टेंट। नंबर 2 वेलोसिटी वेरिएबल रहा ना। वेलोसिटी क्या था, वेरिएबल। क्यों भाई, डायरेक्शन बदल रहा था। इसमें क्या था भाई, डायरेक्शन कैसा था, तो डायरेक्शन तो जानते हो सर्कुलर मोशन है, तो उसमें क्या ना, क्या सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो इसको तो वेरिएबल रहना ही रहना, इसके विषय में तो सोचना ही नहीं है कभी। तो वेलोसिटी, अच्छा अब यहाँ हाँ अब एक नंबर हो गया बेटा, अब इसका एक नंबर डाल दो। इसका स्पीड जल्दी बोलो, स्पीड वेरिएबल भाई, यही तो बदला है, तभी तो वह असमान, यही बदला है तभी तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाया, इसी की वजह से स्पीड वेरिएबल। नंबर 2 वेलोसिटी मीन्स, अब उसमें वेलोसिटी जानते ही हो, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या कहोगे, वेरिएबल। और ऐसा क्यों हुआ है, नंबर 3 पे बात करें कि डायरेक्शन की ना, तो डायरेक्शन तो वेरिएबल है ही, यानी सर्कुलर मोशन में तो पूछना ही नहीं है, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस वेरी करता है, लेकिन अब लिस्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग लिख दे रहे हैं। तो डायरेक्शन वेरिएबल, ये तो क्लियर हो गया बेटा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, जानते हो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम नंबर 4 पे यदि ले लूँ तो वेलोसिटी जब वेरिएबल है, देख रहे हैं ना, वेलोसिटी वेरिएबल है तो लीनियर मोमेंटम तो वेरिएबल होना ही है। तो लीनियर मोमेंटम मीन्स रेखीय संवेग p बराबर mv होता है। तो क्या कहोगे, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हो गया बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम ना विल बी ऑलवेज, ओह सॉरी, क्या वेलोसिटी ना बेटा, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया बेटा, वेरिएबल। ओके, अब आ जाओ जैसा इसमें, अरे भाई इसमें भी तो होना ही है, इसमें भी लीनियर मोमेंटम वेरिएबल है क्योंकि दिशा बदल रही है, लेकिन न्यूमेरिकल मास डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड यानी ऐसे लिख दिया जाए शॉर्ट में, p लीनियर मोमेंटम मॉड इसका क्या लिया जाए, ये रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी है ना, तो यदि ऐसे लिख दिया जाए कि मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या बना रहेगा, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। ओके, चलो इधर आ जाओ नंबर 4 पर, यही बात रही, p बराबर mv ना, p बराबर mv क्या, वेरिएबल। वेरिएबल किसमें, दोनों में, इसमें दोनों बदल रहे हैं, मीन्स p ना, या ऐसे कर दे शॉर्ट में, p इक्वल टू mv वेरिएबल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड, ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। ओके, चलो बेटा और आगे बोलो। ओके, हाँ और आगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी बेसिक आइडिया जो अभी 2 लाइन में साफ साफ दिख रहा है, तो बेसिक आइडिया, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम, बेसिक आइडिया। और यहाँ पर बेसिक आइडिया, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम, 4 चीज़ हो गई। बाकी अभी और सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखा जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पर पहले, इसके पहले कुछ और बातें, बहुत ही सिंपल बेटा, बहुत आसान है सब कुछ, हो गया। चलिए अब आ जाओ, जैसे देखो भाई, क्या नोट हो गया, ये पॉइंट नोट हो गया।
चलो अब यहाँ पे अभी देखा हम लोगों ने ना कि हाँ क्या बेटा आ जाओ। तो अभी देखा हम लोगों ने कि वेलोसिटी 3 तरह से बदल रही थी, वेलोसिटी 3 तरह से बदल रही थी। चलिए बोलिए कौन कौन सा था। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 वेलोसिटी 3 तरह से बदल रही थी ना। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहे, केवल डायरेक्शन बदले, यानी नहीं नंबर 1 पे हम लोग ये लिए थे कि डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू बदले, ये नंबर 1 हो गया। दूसरे वाले में उसका उल्टा बोल दिए थे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहे वेलोसिटी का, केवल डायरेक्शन बदले, और नंबर 3 में दोनों चेंज हो, नंबर 3 में दोनों चेंज हो। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी का वेरिएशन है हम लोग कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं? हाँ अब ये चीज़ और अब यहाँ पे हम लोग को 2 बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। एक तो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं और कितने टाइप के फोर्स होते हैं और कितने टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं और कितने टाइप की वेलोसिटी होती है। पहले तो ना इसकी थोड़ा सा ना इसके विषय में, इसकी फैमिली के विषय में थोड़ा सा पहले लिख दिया जाए, फैमिली सर्कुलर मोशन की। तो ये क्या है, अब कहाँ से आया, अभी डिस्कस किया जाएगा। हाँ बहुत मज़ेदार है सब कुछ। तो सर्कुलर मोशन, अब पहली बात यह कि इसमें अब नंबर 1 पर लेता हूँ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना, सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अच्छा क्यों? क्योंकि यदि वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो होना ही, विस्थापन तो होना ही है। तो नंबर 1 इसमें कितने टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा नंबर 2 अब इसमें वेलोसिटी कितने टाइप की। नंबर 3 इसमें एक्सेलरेशन कितने टाइप का। तो नंबर 4 ना फोर्स कितने टाइप का। ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये 4 चीज़ें। तो पहले डायरेक्ट पहले याद कर लो। हाँ बहुत मज़ेदार होने वाला है सबको, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आ जाओ चलो। तो डिस्प्लेसमेंट पहले देखो तो कितने डिस्प्लेसमेंट, तो 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट ना, 2 लिख दो, टोटल 2 डिस्प्लेसमेंट। टू डिस्प्लेसमेंट। अब कहोगे सर कौन कौन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 लीनियर डिस्प्लेसमेंट और नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 2 डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ES कहा जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेटा डेल्टा थीटा लगा देना, डेल्टा S लगा देना, अभी बाद में देखा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। आ जाओ डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, अब आ जाओ वेलोसिटी पर। कितने वेलोसिटी, तो 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट है तो 2 तरह की वेलोसिटी पक्का हो गई। क्यों कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी, विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो अब जा देखना ये वेलोसिटी कब कितने टाइप हो गई, 2 टाइप की, नंबर 1 नंबर 2। लीनियर वाली जो रही ना तो इसको यहाँ पर कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, लेकिन हम लोग ना यहाँ सर्कुलर मोशन में थोड़ा नाम बदल दिया गया, उसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और नाम क्या रहेगा, VT ना, और कैसे लिखा जाएगा, dVT ना, और कैसे लिखा जाएगा, ds/dt, ds/dt लिखोगे। ओके आ जाओ। अब जा देखना दूसरा वाला क्या रहेगा। दूसरे वाले के कहोगे ना एंगुलर
वेलोसिटी कैसे लिखोगे? ओमेगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा क्या डी थीटा बाई डी टी या ओमेगा बराबर ना डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओके, अभी सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा बेटा, ये सिंपल इंट्रोडक्शन ये होता क्या है अभी आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। वैसे ही पूरा फैमिलीज की क्या पहले वैसे सीधे जान जाओ ना। देखो क्या है इसका, हो गया बेटा, वेलोसिटी हो गई, दो डिस्प्लेसमेंट दो वेलोसिटी। अब जल्दी से बोल दो क्या कितने फोर्स होंगे, जल्दी बोलो। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, थोड़ा बहुत आइडिया है ना, कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हो ना, जल्दी बोल दो। कितने फोर्स? एक, दो कि तीन? कितने फोर्स? यानी कि किसी समय बॉडी के ऊपर जो लग रहे होंगे फोर्स, वो कितने फोर्स? कितने फोर्स? तो बॉडी के ऊपर बेटा लगने वाले फोर्स होते हैं दो। कितने फोर्स? दो फोर्स। कौन कौन ना? मे बी यानी मैक्सिमम कितने फोर्स की संभावना है? तो नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन कौन? FC कहते हो अभिकेंद्र बल। तो FC मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, हो गया बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कहोगे नंबर दो पर कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल? नहीं, वो तो अपकेंद्र फोर्स होता बेटा, वो तो नॉन इनर्शिया में होता है। अभी आएगा, बहुत मजा आने वाला, आगे जम करके पढ़ो। देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स और नंबर दो ना मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी। यदि रहा तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, और नहीं तो नहीं रहा। यानी कि मैक्सिमम चांसेस कितने फोर्स की? दो। आज जो तीसरा है फोर्स, वह बॉडी के ऊपर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगेगा। कैसे अभी मैं आगे बताऊंगा बेटा, आ जाओ देखो। FC सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नंबर दो पे कौन सा फोर्स आया? नंबर दो पर FT ना। अब FT कितना? FT बराबर बोलो बेटा MAT यानी M इंटू dV/dt। ये है FT ना, बस यहाँ वैल्यू नोट कर लो जल्दी जल्दी। अभी सब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ एक एक चीज़ें। अब बात रही एक्सेलरेशन की, बस अभी खाली संख्या नोट कर लो कि कितनी होती हैं, नाम उनका देख लो, परिचय हो जाए थोड़ा सा बस। आ जाओ, अब एक्सेलरेशन कितने होते हैं, है ना? कितना? एक कि दो कि तीन? देखो, तो फोर्स रहेगा या तो एक नहीं तो दो, या तो एक नहीं तो दो। एक किस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दो किस में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो, यूनिफॉर्म में एक। एक्सेलरेशन तीन, एक दो तीन। कौन कौन कौन? एक AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण कितना? V²/r या ω²r। नंबर दो यहाँ पर नोट करो, वैल्यू खाली नोट करो बस यहाँ पर। नंबर दो, हाँ बोलो जल्दी बोलो। नंबर दो AT कितना? dV/dt। दूसरा हो गया, लग रहा है कैमरे की बाहर जा रहा है। हाँ चलो नंबर दो पे बोल दो बेटा, नंबर तीन पे बोल दो अल्फा क्या? dω/dt। ओके चलो, वो वाली बात मैं यहाँ एक बार फिर से दोहरा दूँ। ऐसे देखो, एक्सेलरेशन कितना? 1 2 3। नंबर वन AC, नंबर दो AT, नंबर तीन अल्फा। AC बराबर V²/r, AT बराबर ω²r, अल्फा बराबर, चलो हटा दें इसको, अल्फा बराबर
डी ओमेगा अपान डी टी, 3 एक्सेलरेशन। अब क्या या फैंटास्टिक, ये चार्ट याद करो। अब क्या, अब कि इसमें से तीनों क्या तीनों एक साथ रहेंगे? नहीं नहीं, तीनों एक साथ नहीं रहेंगे। या तो ये रहेंगे या तो रहेगा एक या तो रहेगा एक, नहीं तो 3। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सर्कुलर मोशन में 2 एक्सीलरेशन एक साथ हों? बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर्कुलर मोशन में 2 एक्सीलरेशन एक साथ हों? यस और नो? नो नो। जब भी रहेंगे तो या तो एक नहीं तो 3, या तो एक नहीं तो 3, या तो अकेला एसी नहीं तो तीनों। नोट करो, या तो एक नहीं तो 3। अब कैसे, कहाँ, क्यों, ये तो भी वंशावली बन रही है, फैमिली बन रही है, चार्ट बना है ना बेटा अभी। अब हम लोग इसी पे हम लोगों को सारी बातें डिस्कस करनी है कि सर्कुलर मोशन में क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आगे बढ़ा जाए। हो गया इतना, याद हो गया? बोलो। चलो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। चलो, सर्कुलर मोशन कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सर फिर से बोलिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। हिंदी में बोलो। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स असमान, वृत्तीय गति। ओके, चलिए। यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म का फैसला कैसे होगा? स्पीड से। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, यदि स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलो। सर्कुलर मोशन में कितने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम? सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम कितने डिस्प्लेसमेंट? 2। कौन कौन? लीनियर और एंगुलर। मीन्स लीनियर विस्थापन, एंगुलर मीन्स कोणीय विस्थापन। 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर्कुलर मोशन में एक ही डिस्प्लेसमेंट हो? कभी नहीं। 3 होने की संभावना कभी हो सकती है? कभी नहीं। हमेशा क्या होगा? केवल 2। 2 से कम, 2 से ज़्यादा? कभी नहीं। वेलोसिटी कितनी? 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक वेलोसिटी हो केवल या तो 3 हो? कभी नहीं। वेलोसिटी कितनी होगी? हमेशा 2 होगी। कौन कौन? वी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, यानी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल, टाइम इंटरवल। याद हो गया? फोर्स कितने सर्कुलर मोशन में? फोर्स कितने सर्कुलर मोशन में? 1 नहीं तो 2, 1 नहीं तो 2। कब 1? कब 1? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कब 2? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या कभी 3 हो सकते हैं? कभी नहीं। क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 1। क्या काम करता है? आगे आएगा। अभी केवल हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि होता क्या है। और आगे अब आ जाओ। आज सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने? 1 नहीं तो 3। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 एक्सेलरेशन हो? कभी नहीं। क्या 1 एक्सेलरेशन हो सकता है? बिल्कुल। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में 1 एक्सेलरेशन होता है। कौन वाला? एसी, जिसका नाम एसी है, जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हो।
वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, क्या ज़रूरत है, आगे आने वाला है इसके बाद। अभी क्लियर, परिचय हो गया। कौन सी वेलोसिटी कहाँ पर होती है, किस एक्सिस पर होती है, किस दिशा में होती है, कौन रेडियस पर होती है, कौन रेडियल है, कौन एक्सियल है, कौन टेंजेंशियल है, ये अब आने वाला है। वंशावली तैयार हो गई बेटा, याद कर लिया। क्या पढ़ रहे हो, सर्कुलर मोशन, P100 फिजिक्स। ओके कम ऑन, ओके बाय STP सर। ओके हो गया बेटा, तो ये मिटा दिया जाए। चलो आ जाओ, नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोको, रोक करके सही से नोट करो। अब फिर इसके बाद आओ अब इसको डिस्कस करते हैं। अब देखा जाए इसके आगे क्या। अब पॉइंट ये है, पॉइंट अब ये है हम लोगों का कि क्यों जरूरत पड़ी फोर्स की, फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन में फोर्स की क्यों जरूरत पड़ी, और यदि पड़ी तो एक से कहीं काम चल सकता था क्या, दो की ये जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं तीन। आओ चलिए, अब यहां पे एक पॉइंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्शिया। इनर्शिया तो यहीं पे जरूरत पड़ती है। तो बिना इनर्शिया पढ़े हमसे बच्चे जब आपस में क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं, ऑफलाइन क्लास के बच्चे जब क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं ना, आज से 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर पहले बच्चों से जो, तो दिल्ली पढ़े हुए हैं, कोटा पढ़े हुए हैं, यहाँ वहाँ तमाम दुनिया भर का पढ़े हुए हैं। तो जब बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, तो उनको इनर्शिया नॉन इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। जो भी पढ़ाने वाला उनको टीचर रहा, मैं किसी संस्था का नाम तो ले नहीं सकता यहाँ पर, तो जो भी पढ़ाने वाला टीचर रहा उनको कभी सर्कुलर मोशन में इनर्शिया नॉन इनर्शिया उनको पढ़ाया ही नहीं। और यदि आप कहीं पढ़े हुए हो अदर देन बाय STP सर, तो सोचना ईमानदारी से कि क्या कभी इनर्शिया नॉन इनर्शिया पढ़े हुए हो, और यदि नहीं पढ़े हुए हो तो फिर ये चैप्टर समझ में ही नहीं आना है। फिलहाल आ जाओ, तो इनर्शिया होती क्या है। तो अब कहोगे इनर्शिया, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको जड़त्व, इसको बोलते हैं हिंदी में जड़त्व। क्या होता है इनर्शिया, ये होती क्या है। तो इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, लिख लेना, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे अपना जड़त्व। तो जड़त्व होता है बेटा। अभी होता क्या है, तो कहते हैं कि इनर्शिया ना, एक लाइन लिख दो, इनर्शिया इज द कॉज ऑफ फोर्स। व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया इज द कॉज ऑफ द फोर्स। मीन्स कि ये कहोगे कि इनर्शिया वह कारण है या वह कारक है जिसके कारण फोर्स की आवश्यकता पड़ी। ना इनर्शिया होती ना फोर्स होता, ना इनर्शिया होती ना फोर्स होता। इनर्शिया ही वो कारण है जिसके लिए फोर्स चाहिए। तो क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे आप, इनर्शिया इज द कॉज ऑफ द फोर्स। इनर्शिया वह कारण है, वह कारक है, इनर्शिया वह फैक्टर है एक्सटर्नल जो फोर्स के उत्पन्न करने का कारण बनता है। ओके, अब सवाल है कि इनर्शिया ही वो चीज है जिसकी वजह से फोर्स चाहिए। तो अब सवाल है कि इनर्शिया होती कितने टाइप की है। तो इनर्शिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। नंबर 1, राइट द पॉइंट, मेरे साथ नोट करते जाइए फर्स्ट। तो नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, या इसी का एक और नाम है, कहते हैं या और इनर्शिया ऑफ पोजीशन।
क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ पोजीशन। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट। नंबर सेकंड पे क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। और फिर नंबर तीन पे क्या बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ द इनर्शिया एंड इनर्शिया इज द काज ऑफ द फोर्स। ना इनर्शिया होती ना फोर्स होता। चलो अब जा देखना बेटा। तो इनर्शिया किसी भी टाइप की हो, इनर्शिया ही कारण है फोर्स की। इनर्शिया के कारण ही फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि इनर्शिया के कारण ही फोर्स की आवश्यकता पड़ी। अब तो ये वाली इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ द पोजीशन, यानी कि इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। कोई वस्तु या 5 किलोग्राम का एक पत्थर रखा हुआ है, ये वहीं का वहीं रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए। तो क्या कहते हो? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इनर्शिया, मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही है। क्या कहता है न्यूटन? कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स इनर्शिया। लाइन मेंशन करिए प्लीज, मेंशन दिस लाइन। ओके, फिर से बोले, चलो। तो ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स इनर्शिया until it does not acted any external force। कोई भी वस्तु अपने पोजीशन में, अपनी अवस्था में ही बने रहना चाहती है, जिस भी अवस्था में है और उसी अवस्था में बने रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज लॉ ऑफ द इनर्शिया, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ द इनर्शिया। तो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला? लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ द पॉइंट, नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया? इनर्शिया का मान क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो कहोगे ना मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी is the magnitude of inertia of rest या inertia of position। inertia of rest या inertia of position क्लियर हो गया बेटा? यह जगह खाली कर मिटा दिया जाए। तो inertia of rest या inertia of position का मैग्नीट्यूड क्या है? द्रव्यमान मास को कहते हैं inertia of rest या inertia of position। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। चलिए अगला पॉइंट। अब नंबर 2 पे आ जाना। ये पहला टाइप हो गया बेटा, अब नंबर 2 पे आ जाओ। अब नंबर 2 पर इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या है? यदि कोई भी वस्तु जिस स्पीड से जा रही है वह उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है। तुम बाइक चला रहे हो ना 40 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम्हारी बाइक की टेंडेंसी होती है कि 40 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड मेंटेन रखना चाहती है वो बाइक तुम्हारे। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। क्यों नहीं? फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम होती है। तो स्पीड को मेंटेन रखने के लिए इंजन को स्टार्ट रहना पड़ता है। इंजन जब स्टार्ट रखने के लिए डीजल पेट्रोल खर्च होता है। ओके, डीजल पेट्रोल का खर्चा मात्र स्पीड को मेंटेन करने के लिए है। तो इन द एब्सेंस ऑफ, तो ये लॉ जो है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि यदि फ्रिक्शन ना होता तो एक बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती बाइक को, तो तुम्हारी बाइक वैसे ही ना अनंत समय तक 40 किलोमीटर पर आवर से चलती रहती। बशर्ते कि कहीं पर भी बाहर का हवा का फ्रिक्शन या ग्राउंड का फ्रिक्शन न लगता, बाहर का कोई फोर्स न रहता। तो
ओके, मीन्स कि इनर्शिया ऑफ मोशन तब क्या हुआ, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन, ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स इनर्शिया, अब इनर्शिया ऑफ द मोशन है तो मोशन इन इट्स मोशन अनटिल इट डज नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जब तक कोई बाहर का फोर्स नहीं लगाओगे तो तब तक ना इसकी स्पीड कम होगी और ना इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर से जा रहे हो ना तो 40 किलोमीटर ही बना रहेगा जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगाओगे। अभी स्पीड बढ़ाना होता है तो क्या करते हो, 40 से ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हो, एक्सीलरेटर लेते हो, दबाते हो, घुर करते हो, तब स्पीड बढ़ती है। और जब स्पीड कम करनी होती है क्या करते हो, बिना ब्रेक मारे कम हो जाती है, नहीं मारते हो ब्रेक मारते हो स्पीड कम होती है। तो फोर्स दोनों ही केस में लगा ना, फोर्स दोनों ही केस में लगा ना, ओके, तो फोर्स की जरूरत पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन, अब फिर यही बात आई कि कोई भी वस्तु अपने जिस वेग से चल रही होती है ना वो उसी वेग से चलते रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। अब सवाल ये है कि तब यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, हाँ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यानी इसका परिमाण क्या हुआ, मीन्स ना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई। तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ, वेलोसिटी, नो, स्पीड, नो, देन व्हाट, सोचो क्या हुआ, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो फटाफट, क्या हुआ, ना ही स्पीड है ना ही वेलोसिटी, अब आगे सोचो, हाँ इनसे बोल दो पहले, चलो भाई आ जाओ। मैग्नीट्यूड P इक्वल टू mv मीन्स क्या, लीनियर मोमेंटम ना बेटा, लीनियर मोमेंटम इज द मैग्नीट्यूड, लीनियर मोमेंटम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया इन मोशन, लीनियर मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया, ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इज लीनियर मोमेंटम। अब सोच रहे होंगे कैसे, देखो ऐसे, चलो भाई मान लो कि यहाँ पे ट्रक है और एक कार है, चलो दोनों दो पैरेलल रोड पे जा रही हैं, ले चलो, इधर क्या कार, इधर क्या ट्रक, ट्रक एंड कार, दोनों की वेलोसिटी एक है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, दोनों की वेलोसिटी एक है कितना, कुछ भी ले लो, 40 किलोमीटर पर आवर ले लो, 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों के ड्राइवर एक जैसे हैं, दोनों के ड्राइवर रोकने के लिए ना एक ही बराबर फोर्स लगाए हैं, बल लगाए हैं, दोनों के ड्राइवर रोकने के लिए, यानी दोनों का स्पीड एक, दोनों की दिशा एक, दोनों के ड्राइवर ने अप्लाई किया रोकने के लिए, एक ही ब्रेक मारा, एक ही फोर्स, कितना, मान लो कि ये बराबर 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन ये भी मारा ब्रेक कार वाला भी और 100 न्यूटन मारा ट्रक वाला भी। चलो जल्दी बोलो अब क्या बोल रहा है, कौन पहले रुकेगा, पहले कौन रुका, कार कि ट्रक कि दोनों एक साथ, चलो चलो जल्दी लिखो, कॉपी पे लिखो जल्दी, कौन रुका पहले, हम तभी बोलेंगे जब तुम लिख लोगे, चलो अभी नहीं लिखे तुम, जल्दी बोलो, कौन रुका पहले, कार वाला कि ट्रक वाला, भाई दोनों का वेग एक ही है। अब यदि यहां 1D लगाओगे, v बराबर u माइनस एटी, तो v बराबर 0, फैंटास्टिक, v बराबर 0 तो v इक्वल टू u माइनस एटी, हाँ बोलो जल्दी, चलो अब यहां पर देखोगे कि क्यों लिया गया है कार और ट्रक, इसलिए कार का मास है कम, द्रव्यमान है कम, इसका द्रव्यमान है ज़्यादा, तो इसकी संवेग में परिवर्तन, यानी कि लीनियर रेखी संवेग में परिवर्तन 0 हो जाए ना, पहले मोशन में है ना, आप ब्रेक मारने पर रेस्ट में आ जाना है, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, रेखी संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना इसमें।
इसमें किस में परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी रेखीय संवेग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसके रेखीय संवेग में परिवर्तन ज़्यादा है, जिसका मास होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, P बराबर एम भी। तो m भी आ रहा है और v भी आ रहा है, मास भी है और वेलोसिटी भी, दोनों आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F एक्सटर्नल, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, F एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, हुआ ना। यानी कि जो फोर्स की आवश्यकता होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि एक समान समय में रोकना हो दो वस्तुओं को तो जिसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना होगा ज़्यादा। तो ट्रक का लीनियर मोमेंटम था ज़्यादा लेकिन फोर्स लगाए हो कार के बराबर, तो कार तो रुक गई उतने पर लेकिन ट्रक नहीं रुका, वो आगे चला गया। तो पहले कौन रुकेगा, ये मत सोचना कि वो भारी है तो पहले रुकेगा, नहीं, ये तो पहले कौन रुका, कार, बाद में कौन रुकी, ट्रक। इसका फैसला कैसे हुआ, वेलोसिटी तो दोनों की बराबर थी, इसका मतलब ये हुआ कि केवल वेलोसिटी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, कितना फोर्स चाहिए। तो इनर्शिया होता ही क्या, इनर्शिया इज द काज ऑफ द, inertia the cause of the force. So how much force will be required? It does not only depends on the magnitude of the velocity, it also depends on the mass. Means it depends, the requirement of the force depends on the product of the mass and the velocity, and that is called linear momentum. This is reason that why linear momentum is the, linear momentum is the magnitude of the inertia of the motion. Clear होगा बेटा, ओके, फैंटास्टिक। आ जाओ, अब बात रही कि काज ऑफ फोर्स, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। अब क्या डायरेक्शन, दिशा भी क्या इनर्शिया है, हाँ, तीसरी टाइप की इनर्शिया यही है। पहली टाइप की इनर्शिया ऑफ द रेस्ट और इनर्शिया ऑफ द पोजीशन। दूसरा टाइप कौन सा हुआ, इनर्शिया ऑफ द मोशन। तीसरा टाइप कौन सा हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही कहता है, इनर्शिया डायरेक्शन ये कहता है कि जब तक किसी वस्तु की, अब जैसे मान लो कि हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, हम बाइक चला रहे हैं, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी की टेंडेंसी होती है, कि वह उसी दिशा में वस्तु बने रहना चाहती है। जो भी हमारी बाइक है, कार है, बस है, ट्रेन है, ट्रक है, जो भी है वह उसी दिशा में बने रहना चाहती है। दिशा परिवर्तन के लिए हमेशा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो दिशा परिवर्तन के लिए भी फोर्स चाहिए, यानी कि जिसके लिए, फिर से जिसके लिए फोर्स चाहिए वही इनर्शिया होती है। तो डायरेक्शन चेंज के लिए भी फोर्स चाहिए, इसलिए डायरेक्शन में क्या है, इनर्शिया है, बट इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। लेकिन यही एक ऐसी इनर्शिया है कि जिसके पास कोई परिमाण नहीं है, मीन्स क्या, मीन्स that has no magnitude। तो नो मैग्नीट्यूड, तो लिख दो कि नो नॉट मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ओके। तो इनर्शिया, दिस इज द इनर्शिया। अब बेटा क्लियर हो गए, अब जा सक चलना। अब आ जाओ कि इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया। नाउ यू आर क्लियर टोटली दैट व्हाट इज द इनर्शिया। अब बात रही ना क्या, अब बात रही सर्कुलर मोशन का इनर्शिया से क्या संबंध है। इतनी देर से इनर्शिया बता रहे हैं, हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्या, आ जाओ देखो जरा सा, ये हो रहा था सर्कुलर मोशन, फैंटास्टिक, सर्कुलर मोशन, ये हो रहा था सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन तो एक ऐसा मोशन था, मान लो यहाँ पे एक बाल ले लिया जाए, मास ले लिया जाए, मास, दिस इज मास m। तो सर्कुलर मोशन तो एक ऐसा मोशन था ना, कैसा, सर्कुलर मोशन तो एक ऐसा मोशन था या है कि जिसमें ना वेलोसिटी हर बिंदु पर, हर मिलीमीटर के लाखवें पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, यानी कि उसकी दिशा बदल रही है। वस्तु यहाँ था तो वेलोसिटी यहाँ थी, वस्तु यहाँ पहुँचा, वेलोसिटी ये हुई, वस्तु यहाँ पहुँचा, वेलोसिटी ये हुई, देख रहे हो। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, दिशा उसकी बदल रही है, वी ना, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है।
यदि दिशा बदल रही है तो कहोगे वेलोसिटी बदल रही है, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रहे चाहे ना बदले, तो हर बिंदु पर वेलोसिटी बदल रही है। आज सवाल ये है, अभी अभी देखे हो कि डायरेक्शन को चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन ये है, दिशा यहाँ ये है, यहाँ दिशा ये हो गई, यहाँ ये ना, हर बिंदु पर, पूरे सर्किल पर, हर बिंदु पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यू। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, एक बिंदु भी नहीं है, 1 मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी ऐसा नहीं है कि जहाँ दिशा ना बदले। और अभी इधर पढ़े हो कि डायरेक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ द इनर्शिया, अभी पढ़े हो कि डायरेक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ द इनर्शिया। तो अब जब इनर्शिया, और इनर्शिया में चेंज के लिए फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर ये फोर्स साफ ही दिख रहा है कि ये एक फोर्स तो पक्का है। और यदि वो ना रहे तो सर्कुलर मोशन 1 भी मिलीमीटर का 1 लाखवां हिस्सा भी नहीं होना है। ओके, तब क्या समझे भाई? तब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक फोर्स, ए फोर्स इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन। बिना इसके होगा ही नहीं सर्कुलर मोशन, 1 भी मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी, करोड़वां हिस्सा भी होगा ही नहीं। तो ए फोर्स इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन मीन्स, यदि ये तो का बात पहले ही हो गई कि यदि कहीं पर भी सर्कुलर मोशन कराना है, सर्कुलर मोशन होना है, तो एक फोर्स चाहिए ही चाहिए। क्या करने के लिए? उसका काम क्या है सामने दिशा कौन बदलेगा? दिशा बदलने के लिए तो एक फोर्स चाहिए। ए फोर्स इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्या करने के लिए? टू change the direction in circular motion। और यही काम जो करता है the force which changes direction in circular motion। जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखते जाओ। सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड FC। ओके, FC इक्वल टू, अभी मैं प्रूफ करूंगा इसको आगे, FC इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर। FC क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आगे प्रूफ करूंगा अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां जरूरत है सीधे वैल्यू लिख दो, तो उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस एक बात तो कंफर्म हो गई भाई कि शुरू में जो 90 डिग्री ऊपर लगा था वेलोसिटी के फोर्स से, वही वाला है 90 पर हमेशा। इसका काम देखो बेटा, इसका काम ना केवल और कुछ नहीं, केवल और केवल, हाँ भाई, केवल दिशा बदलता हो, कोई काम ही नहीं है इसका। आज दिशा में मैग्नीट्यूड होता नहीं आज दिशा में मैग्नीट्यूड होता है, भी देखे हो तो दिशा में मैग्नीट्यूड होता ही नहीं। ये इसका काम है खाली दिशा बदलना। आज दिशा में मैग्नीट्यूड होता नहीं, दिशा मतलब किसी द्वारा वर्क किया गया कुछ होता ही नहीं, वर्क डन बाय 0 ये न रहे तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं सोचना, ये न रहे, यह न रहे तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। और ऑन पेपर वर्क डन इज 0। क्यों 0? मैग्नीट्यूड है ही नहीं। फैंटास्टिक नहीं? अब देखो जैसा, तो अब हाँ, आपको ये तो इसका काम क्या है?
इसका काम है सर्कुलर मोशन को ही करा रहा है, सर्कुलर मोशन को ही करा रहा है। लेकिन अब एक लाइन लिखो सीधा कि वर्क डन बाई एफ सी मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब कहोगे क्यों? इसलिए ना, इसलिए कि W बराबर F इंटू डी। जानते हो वर्क डन का परिभाषा, डेफिनेशन द वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के 90 डिग्री पर, दोनों के बीच का एंगल 90 है। और जानते हो कि W बराबर ना F D cos 90, तो W बराबर क्या हो गया 0 ऑलवेज। ये ना रहे तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। इन द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, कैन नॉट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ 1 मिलीमीटर और द फ्रैक्शन ऑफ द मिलियंथ ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में नहीं चल सकती जब तक ये फोर्स ना हो, और तो ये केवल दिशा बदलता है, यानी कि सर्कुलर मोशन को यही कराता है। लेकिन पेपर पे ना वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन बाई मैथमेटिकली देखा है, वर्क डन बाई तो कहा जाए तो आपसे यहाँ न्यूमेरिकल पूछा, आपके एग्जाम में पूछा है कि वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ऑलवेज, तो कहोगे 0। अच्छा, अब जानते हो जो काम ना करता हो उसको कुछ खाना पीना चाहिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो चाहिए क्या? तो W बराबर 0, W 0 हो गया। तो जब W 0 हो गया ना, जब W 0 हो गया तो पावर रिक्वायर्ड फॉर FC बराबर क्या होगा बेटा? FC यानी PC लिख दिया जाए, 0 पावर भी 0, पावर 0, किसी भी पावर की जरूरत नहीं है। वर्क नहीं हुआ तो पावर क्या होगा? P बराबर W बाई टी, W बराबर 0 तो पावर बराबर 0, P बराबर W बाई टी, पावर बराबर W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम टेकन, और W है 0 तो पावर है 0। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो अपना काम करेगा, बिना कुछ लिए दिए काम करेगा। कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यू करोड़ों सालों से चक्कर लगा रहा है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ। वर्क डन, क्या उसको पावर चाहिए? नहीं। अब सवाल ये है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला कहाँ से, ये क्वेश्चन है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स द रिक्वायरमेंट, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, कीप इन माइंड, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ द फोर्स, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ द फोर्स, दिस इज द वेरी फैंटास्टिक पॉइंट हियर। This is not a type of the force, this is the requirement of the circular motion which always fulfilled by the any other source. For example, फिर से सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कराने के लिए, दिशा बदलने के लिए, सर्कुलर मोशन में दिशा बदलने के लिए एक ज़रूरत है। यह ज़रूरत, यह रियल फोर्स नहीं होता। Centripetal force is not a real force. Centripetal force is not a real force. This is not a real force. This is the requirement. बहुत सारी किताबें इधर उधर टीचर्स वगैरह थोड़ा सा उल्टा सुधा लिख दिया गया है, पढ़ा दिया गया बेटा। बट व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द फिजिक्स? व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द फिजिक्स? यस, SDP सर से सुनो। व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द फिजिक्स? यहाँ वहाँ कोई गलत पढ़ा दिया हो उसके लिए कोई क्या कह सकता बेटा ना। फिर कम ऑन द पॉइंट। तो व्हाट इज द, एक बहुत ही फेमस किताब है ना, उसमें एकदम एब्सोल्यूट रॉन्ग लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, तो थोड़ा अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। यदि किसी किताब में ना बेटा, यदि किसी किताब में कैट माने कुत्ता लिख दिया जाए तो क्या मान लिया जाएगा? है? कहीं किताब में कैट माने कुत्ता लिखा जाए तो मानोगे? मान लोगे? नहीं ना। तो फैक्ट इज द फैक्ट। ओके, कम ऑन द पॉइंट। बात हो रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, दिस इज नॉट ए रियल फोर्स।
दिस इज़ नॉट ए रियल फोर्स। और जब कोई फोर्स रियल होता नहीं तो उसका प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि उसका रिएक्शन नहीं होता। ये अभी आगे एपिसोड में अब आएगा ना बेटा, एपिसोड अब थोड़ा देर में मैं रोकने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन अभी ये पॉइंट जो करंट पॉइंट है इसको हम पहले डिस्कस कर लेते बेटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर से बोलो मेरे साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। यह वृत्तीय गति की जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कोई वास्तविक बल नहीं होता, यह एक ज़रूरत है। यदि वो ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है, खाली स्थान है, ज़रूरत है, वो चीज़ है नहीं, ज़रूरत है। कहाँ से पूरा होगा? कहीं बाहर से सोर्स, कोई दूसरा सोर्स उसको पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे एक रस्सी ले लो, फटाफट रस्सी लो, ले लिया, एक रस्सी ले लो, उसमें एक मास बांध दीजिए, बांध दिया, एंड जस्ट रिवॉल्व मी अराउंड द हेड, एंड दिस इज द मेकिंग आल्सो द सर्कुलर मोशन। ऐसे करो, जस्ट रिवॉल्व मी अराउंड द हेड, सर के चारों तरफ घुमाओ, कीपिंग हाइट कांस्टेंट, मेंटेन करो। दिस इज आल्सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हु इज प्रोवाइडिंग हियर? Who providing here the required centripetal force? Who providing here the required centripetal force? Okay, to continue circular motion. Tension of the string. Tension of the string is providing here. रस्सी का तनाव यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, मीन्स दे रहा है। और क्या? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ लगातार कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं। उनको कहाँ से मिल रहा है एनर्जी की? इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तभी से ना, फ्रॉम द बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, जब से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ तभी से चक्कर लगा रहे हैं। कौन दे रहा है उनको? कहाँ से पा रहे हैं? कोई देने वाला है? नहीं। वर्क डन इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, उनको ज़रूरत ही नहीं है। पावर इक्वल टू 0, ज़रूरत ही नहीं है। तो कहाँ से मिल रहा है? तो मून और अर्थ, पृथ्वी और मून, चंद्रमा के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और वह कंटिन्यू 90 डिग्री पर बना हुआ है। वर्डन 0 है, W बराबर 0 है, PC 0 है, पावर 0 है। इसलिए अनवरत करोड़ों सालों से फ्रॉम द बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, जब सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था तभी से चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो वहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन फ्रॉम द बिग बैंग थियरी, तभी से लगातार। ओके, तो हम भी देख रहे हो कि डिफरेंट स्थान पे हम जो ले रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडिंग द सेंटीमीटर फोर्स। कहीं पर देख रहे हो सन एंड अर्थ के बीच देख रहे हो। तो मीन्स व्हाट? यहाँ फाइनल निष्कर्ष क्या निकला? फाइनल निष्कर्ष यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, या ज़रूरत होती है, जिसको हमको कहीं से उसे पूरा करना होता है। तो पूरे न्यूमेरिकल में हम लोग अभी देखेंगे, सर्कुलर मोशन के पूरे न्यूमेरिकल में हर जगह ये देखा जाएगा। एक सिंपल पेंडुलम है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि उसको इस अवस्था में, इस पोजीशन में कौन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अभिकेंद्र बल, उसको कौन दे रहा है? बार बार यही देख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है ना? तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है वेलोसिटी में, जैसे कि बोला एक इंट्रोडक्शन दिया गया। तो यह लेक्चर पूरा का पूरा किस पे बेटा? इंट्रोडक्शन। अब अगला एपिसोड सर्कुलर मोशन का सेकेंड एपिसोड अब आएगा बाद में ना, अब आएगा बाद बेटा, कल आएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को, और यहाँ पर अब जो है सर्कुलर मोशन का सेकंड एपिसोड जो आने वाला कमिंग सून जस्ट टुमारो, तो कल आएगा। तो आप उसको देखेंगे, अच्छी तरह से उसको देखेंगे, समझेंगे। जस्ट यहाँ से आगे हम वहाँ पर अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जितनी बातें एक्सप्लेन हुई उनको अच्छी तरह से आप याद करिएगा। हाँ, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई, कैसे आई, क्या हुआ, तो हम आज इसको रोकते हैं। एक कंटिन्यू इन द सर्कुलर मोशन पार्ट 2। ओके, मज़ा आ गया? फैंटास्टिक। तो ऐसे ही पूरा चैप्टर पे कमांड करना अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यहीं रोकते बेटा। ओके।